प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की। 20 लाख करोड़ का पैकेज हुआ मंजूर। लोकल से ग्लोबल पर रहेगा जोर। देश की एक बड़ी संस्था ने कॉलेजियम पर जारी की रिपोर्ट। ज्यादातर जज कॉलेजियम सिस्टम से सहमत। संविधान या किसी कानून में नहीं मिलता कॉलेजियम का जिक्र। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जारी किया स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स। लॉकडाउन के नजरिए से इंडेक्स में देशों का मापन। सबसे कड़ा लॉकडाउन लागू करने वाले देशों में शामिल है भारत। FAO ने जारी की ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट 2020। पिछले 5 सालों में वनों की कटाई में आई बड़ी गिरावट, लेकिन 1990 से अभी तक दुनिया ने खोए 178 मिलियन हेक्टेयर जंगल। और ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 जारी। 2025 तक पोषण का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगा भारत। दुनिया में हर 9वां व्यक्ति है भूखा। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए विशेष वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा लिए गए हालिया निर्णय, RBI द्वारा की गई घोषणाएं और 12 मई को प्रधानमंत्री द्वारा घोषित वित्तीय पैकेज को मिलाकर लगभग 20 लाख करोड़ का विशेष वित्तीय पैकेज बनता है, जो कि भारतीय GDP के 10% के बराबर है। यह विशेष वित्तीय पैकेज मजदूरों, किसानों, ईमानदार टैक्स पेयर्स, MSME और कुटीर उद्योगों के लिए है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्निंग सिस्टम्स, वाइब्रेंट डेमोग्राफी और सप्लाई चेन को भारत के 5 पिलर्स बताया। इसके अलावा उन्होंने लॉकडाउन 4.0 से संबंधित जानकारी 18 मई से पहले दी जाने की बात कही। इसके बाद वित्त मंत्री ने पैकेज के संबंध में जानकारी दी। हमने न्यूज में 13 और 14 मई को वित्त मंत्री द्वारा की गई प्रमुख घोषणाओं को शामिल किया है। इस संबंध में होने वाली अन्य घोषणाओं को हम अगले बुलेटिन में शामिल करेंगे। 13 मई को वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाएं इस तरह हैं। व्यापार के लिए 3 लाख करोड़ की इमरजेंसी वर्किंग फैसिलिटी की घोषणा की गई है। इसमें MSME को भी शामिल किया गया है। संकट से जूझ रहे MSME के लिए 20,000 करोड़ के सबऑर्डिनेट डेब्ट की बात कही गई है। MSME फंड ऑफ फंड्स के जरिए 50,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत घोषणा की गई थी कि सरकार अगले 3 महीनों के लिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के बदले 12% की दर से EPF का भुगतान करेगी। अब EPF की दर को 12% से घटाकर 10% किया गया है। डिस्कॉम्स में 90,000 करोड़ रुपए के इन्फ्यूजन की घोषणा की गई है। कर संबंधी घोषणाओं के अलावा MSME की परिभाषा में भी बदलाव किया गया है। जहां पहले MSME को परिभाषित करने का क्राइटेरिया निवेश था, वहीं अब निवेश और टर्नओवर को मिलाकर कंपोजिट क्राइटेरिया तैयार किया गया है। पहले MSME मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस 2 तरह से क्लासिफाई की जाती थी, वहीं अब इस क्लासिफिकेशन को खत्म कर दिया गया है। 1 करोड़ का निवेश और 5 करोड़ के टर्नओवर वाले उद्योग को सूक्ष्म उद्योग के तहत, 10 करोड़ के निवेश और 50 करोड़ के टर्नओवर वाले उद्योग को लघु उद्योग के तहत, और 20 करोड़ के निवेश और 100 करोड़ के टर्नओवर वाले उद्योग को मध्यम उद्योग के तहत रखा गया है। दूसरे दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने किसानों के लिए नाबार्ड के जरिए 30,000 करोड़ के एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड की घोषणा की। इसके अलावा किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए के किसान क्रेडिट कार्ड स्पेशल ड्राइव के जरिए कंसेशनल क्रेडिट भी दिया जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत नेशनल पोर्टेबिलिटी कार्ड्स की घोषणा की गई। इसे अपने राज्य से बाहर रहने वाले प्रवासी देश में किसी भी राशन की दुकान पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार नॉन PDS कार्ड होल्डर्स को 2 महीने के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल या गेहूं और प्रति परिवार 1 किलो चना भी मुहैया कराएगी। शहरी गरीबों और प्रवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वहनीय किराए का घर मुहैया कराया जाएगा। वित्त मंत्री के अनुसार बीते 43 दिनों में मनरेगा के तहत 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5,000 करोड़ की स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी की घोषणा की गई है। बीते दिनों वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत राज्यों को आवश्यकता के आधार पर धनराशि जारी करने को कहा है। दरअसल कोविड-19 के प्रकोप की वजह से राजस्व में कमी आई है और साथ ही अन्य रिलीफ पैकेज में वित्त पोषण की आवश्यकता भी बढ़ी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय बजट का लगभग 22% केंद्रीय प्रायोजित परियोजनाओं और सेंट्रल सेक्टर स्कीम पर खर्च होना है। केंद्र को अपनी प्रतिबद्धता देनदारियों को पूरा करने और साथ ही बाजार में मांग को बढ़ाने के लिए
राहत पैकेज देने हेतु संसाधनों की आवश्यकता है। इसके लिए केंद्र फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाने के साथ साथ परियोजनाओं में फंड्स की पार्किंग को भी रोकने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय प्रायोजित परियोजनाएं केंद्र राज्य द्वारा वित्त पोषित और राज्य द्वारा लागू की जाती हैं। सामान्यतः इन परियोजनाओं में केंद्र राज्य के बीच खर्च का बंटवारा 60:40 के अनुपात में होता है, लेकिन कुछ परियोजनाओं के लिए यह अलग भी हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए इन परियोजनाओं में केंद्र राज्य 90:10 के अनुपात में खर्च देते हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र की हिस्सेदारी 100% होती है। हाल ही में दिल्ली स्थित विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी ने कॉलेजियम प्रणाली से होने वाली नियुक्ति से संबंधित सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में 8 उच्च न्यायालयों के 68% से अधिक अधिवक्ताओं की राय थी कि नियुक्तियों की कॉलेजियम प्रणाली सक्षम न्यायाधीशों के चयन को सुनिश्चित करती है। गौरतलब है कि कॉलेजियम प्रणाली न तो संसदीय अधिनियम द्वारा न ही संविधान के किसी प्रावधान द्वारा बनी है। इसका विकास सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मार्फत हुआ है। 1993 में सेकंड जजेस केस के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम सिस्टम की एक विशिष्ट प्रक्रिया तैयार की थी। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को शामिल करने का नियम दिया गया था। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए इस कॉलेजियम से सलाह लेना आवश्यक कर दिया गया। बाद में 1998 के तीसरे जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के स्थान पर 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को कॉलेजियम में शामिल करने का निर्णय दिया। न्यायाधीशों की नियुक्ति इस तरीके से कॉलेजियम द्वारा तय किए गए नाम के आधार पर ही होती है। किसी अधिवक्ता को न्यायाधीश बनाने के मामले में सरकार केवल कॉलेजियम द्वारा दिए गए नामों की इंटेलिजेंस ब्यूरो से जांच करवाने तक ही अपनी भूमिका निभाती है। आईबी की रिपोर्ट को आधार बनाकर सरकार कॉलेजियम के पास स्पष्टीकरण के लिए फिर से नामों को भेज सकती है, लेकिन अगर कॉलेजियम ने उन्हीं नामों को वापस भेज दिया तो सरकार उन्हें नियुक्त करने के लिए बाध्य होती है। बीते दिनों विशाखापत्तनम रासायनिक हादसा खबरों में था। पिछले बुलेटिन में हमने इस हादसे की वजह बने स्टायरीन केमिकल के बारे में आपको बताया था। इस खबर में हम उन कानूनों की बात करेंगे जो भारत में रासायनिक हादसों से पीड़ितों की सुरक्षा के लिए है। सबसे पहले बात करते हैं भोपाल गैस लीक प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985 की। यह कानून केंद्र सरकार को भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े या उसके कारण उपजे दावों की सुरक्षा करने की शक्ति देता है। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऐसे दावों का जल्द निपटान संभव होता है। वहीं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत केंद्र सरकार को पर्यावरण की बेहतरी के लिए कदम उठाने की शक्ति मिलती है। साथ ही औद्योगिक इकाइयों के लिए मानक निर्धारित करने के साथ निगरानी की भी शक्तियां मिलती हैं। द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 के तहत उन लोगों की मदद की जाती है जो खतरनाक उत्पादों की हैंडलिंग के कारण हुई दुर्घटना से प्रभावित होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण उद्योग या उनसे संबंधित गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्रों के संबंध में सुनवाई करता है, जबकि पर्यावरण की सुरक्षा और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का जल्दी निपटारा करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के गठन का प्रावधान किया गया। हाल ही में आरोग्य सेतु डेटा एक्सेस एंड नॉलेज शेयरिंग प्रोटोकॉल 2020 को नोटिफाई करने का आदेश जारी किया गया। इसमें एनोनिमस डेटा के संग्रह, प्रसंस्करण, भंडारण और साझा करने के लिए दिशा निर्देश बताए गए हैं। इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत दंडनीय अपराध होगा। प्रौद्योगिकी और डेटा प्रबंधन पर बने एम्पावर्ड ग्रुप से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक कोरोना वायरस पॉजिटिव लगभग 13,000 आरोग्य सेतु ऐप उपयोगकर्ताओं का डेटा स्वास्थ्य जानकारी के मकसद से सर्वर पर भेजा गया है। गौरतलब है कि आरोग्य सेतु ऐप को विकसित करते समय गोपनीयता संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। प्रत्येक ऐप उपयोगकर्ता को एक यूनिक रैंडमाइज्ड एनोनिमस डिवाइस आईडी दिया गया है। 2 डिवाइस के बीच तथा डिवाइस और सर्वर के बीच सभी संचार इसी आईडी का उपयोग करके किए जाते हैं। इसके अलावा किसी भी व्यक्तिगत विवरण का न तो उपयोग किया जाता है और न ही इसे साझा किया जाता है। ऐसे उपयोगकर्ता अन्य पंजीकृत उपकरणों के पास आता है तो यह एक एन्क्रिप्टेड हस्ताक्षर स्टोर करता है। जब तक उपयोगकर्ता कोविड-19 पॉजिटिव नहीं होता तब तक यह इंटरैक्शन की कोई जानकारी सर्वर पर नहीं भेजता।
इसके अलावा उपकरणों में संग्रहित उपयोगकर्ताओं का एन्क्रिप्टेड डेटा 30 दिनों में हटा दिया जाता है। हालांकि जिन उपयोगकर्ताओं का कोरोना परीक्षण चल रहा होता है उनके डेटा को 45 दिनों के लिए रखा जाता है और यदि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके ठीक होने के दिन से 60 दिनों तक डेटा को सर्वर पर रखा जाता है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने PMRF यानी प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोज के एडमिशन क्राइटेरिया में बदलाव किया है। इन बदलावों का मकसद रिसर्च स्कॉलर्स की संख्या में बढ़ोतरी करना है। योजना के तहत अब रिसर्च फैसिलिटी को IITs, IISc, IISERs, NITs और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अलावा किसी भी भारतीय संस्थान के मास्टर लेवल के विद्यार्थियों तक बढ़ा दिया गया है। अब कैंडिडेट स्कॉलरशिप के लिए डायरेक्ट और लैटरल 2 तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि PMRF योजना का मकसद देश के विभिन्न उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रिसर्च की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसकी घोषणा बजट 2018-19 में की गई थी। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में छपे लेख के मुताबिक भारत रिसर्च में अपने GDP का लगभग 0.62% निवेश करता है। आंकड़ों के मुताबिक 2015 में भारत में प्रति मिलियन जनसंख्या पर 216 रिसर्चर थे, वहीं चीन में प्रति मिलियन जनसंख्या पर 1200 रिसर्चर हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि राज्य के कानून या बहुराज्य स्तर की सोसाइटी के तहत स्थापित सहकारी बैंक 2002 के सरफेसी एक्ट के दायरे में आते हैं। कोर्ट के मुताबिक सहकारी बैंक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत बैंकिंग कंपनी माने जाते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि संसद के पास सहकारी बैंकों के संबंध में सरफेसी एक्ट की धारा 13 के तहत वसूली के लिए अतिरिक्त प्रक्रियाएं अपनाने की विधायी क्षमता है। आपको बता दें कि सरफेसी यानी द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अधिनियम बैंकों और वित्तीय संस्थानों को कोर्ट के हस्तक्षेप के बिना उनके NPA को रिकवर करने का अधिकार देता है। अधिनियम बकाये की तेजी से वसूली के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित करता है। अधिनियम में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की वसूली के लिए 3 तरीके सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन और न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना सिक्योरिटी का इन्फोर्समेंट करने का जिक्र है। सिक्योरिटी के इन्फोर्समेंट से अभिप्राय है कि यदि बोरोवर सिक्योर क्रेडिटर द्वारा दी गई समय सीमा के अंदर अपनी लायबिलिटी को पूरा नहीं कर पाता तो क्रेडिटर बोरोवर की संपत्ति को बेचने या उसके मैनेजमेंट को बदलने जैसी शक्ति रखता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने विभिन्न देशों के लॉकडाउन की तुलना करते हुए स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स तैयार किया है। इंडेक्स के मुताबिक भारत दुनिया भर में सबसे कड़े लॉकडाउन को लागू करने वाले देशों में से एक है। ऑक्सफोर्ड की टीम ने सरकारों द्वारा कोविड-19 के लिए दिए गए रिस्पॉन्स से जुड़े 17 संकेतकों के आधार पर इन आंकड़ों को तैयार किया है। इन संकेतकों में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए स्कूल कॉलेज बंद करने, पब्लिक इवेंट्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद करने और स्टे एट होम की नीतियों को शामिल किया गया है। इंडेक्स में 0 से लेकर 100 तक स्कोर दिया जाता है। जितना ज्यादा स्कोर होगा लॉकडाउन उतना ही कड़ा माना जाएगा। इसमें भारत के लॉकडाउन की तुलना अन्य देशों से की गई है। भारत ने लॉकडाउन का निर्णय 320 मामलों के रहते ही ले लिया था। साथ ही तब तक देश में कोविड-19 से महज 4 मौतें हुई थीं। इंडेक्स में देशों को WHO द्वारा सुझाई गई सिफारिशों पर भी परखा गया है। इन सिफारिशों में ट्रांसमिशन का नियंत्रण उस सीमा तक करना जहां तक हेल्थ केयर सिस्टम मैनेज कर सके, सभी मामलों की पहचान और उनका आइसोलेशन, हाई रिस्क जोन्स में ट्रांसमिशन रोकना और समुदाय की भागीदारी शामिल हैं। इन चारों सिफारिशों को लागू करने में कोई भी देश कामयाब नहीं रहा। मामलों के नियंत्रण में 0 स्कोर मिलने के कारण सिफारिशों को लागू करने में भारत का स्कोर 0.7 रहा। बीते दिनों FRA यानी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट 2020 जारी की गई। इसे FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ने जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 20 के दौरान वनों की कटाई में कमी आई है। इसका कारण सतत प्रबंधन को बताया गया है। इसमें 1990 से 2020 तक वनों की स्थितियों का अध्ययन किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 1990 से अभी तक हम 178 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्रफल खो चुके हैं। दुनिया भर में अफ्रीका में 2010 से 2020 के दौरान सालाना कुल वन क्षेत्रफल के लॉस की दर सर्वाधिक थी। वहीं एशिया 2010 से 2020 के दौरान सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया गेन करने वाला क्षेत्र था।
दुनिया भर के वनों में सबसे ज्यादा हिस्सा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का है। दुनिया के 54% से ज्यादा वन केवल 5 देशों रूस, ब्राजील, कनाडा, यूएसए और चीन में है। केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 के लिए नोटिस की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है। दरअसल पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत मिली शक्तियों के आधार पर केंद्र सरकार ने यह ड्राफ्ट तैयार करके 11 अप्रैल 2020 को आधिकारिक गैजेट में जारी किया था। ड्राफ्ट के संबंध में सुझाव देने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए जनता को 60 दिनों का समय दिया गया था। ड्राफ्ट के मुताबिक अनुसूची में सूचीबद्ध सभी परियोजनाओं को संभावित सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के आधार पर 3 कैटेगरी A, B1 और B2 में विभाजित किया गया है। कैटेगरी A की सभी परियोजनाओं, यहां तक कि पुरानी परियोजनाओं में किए जाने वाले विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए पर्यावरण मंत्रालय से एनवायरमेंट क्लियरेंस की आवश्यकता होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा या अन्य रणनीतिक परियोजनाओं एवं कैटेगरी B1 में क्लॉज 3 के सब क्लॉज 30 की शर्तों को पूरा करने वाली परियोजनाओं के पूर्व एनवायरमेंट क्लियरेंस की अनुमति भी केंद्रीय मंत्रालय से लेनी होगी। वहीं कैटेगरी B1 और B2 की अन्य सभी परियोजनाओं के लिए संबंधित राज्य अथवा यूनियन टेरिटरी की एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी से पूर्व एनवायरमेंट क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। बीते दिनों ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 जारी की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत उन 88 देशों में शामिल है जो 2025 के लिए निर्धारित ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। भारत की पहचान उस देश के रूप में भी की गई है जहां घरेलू स्तर पर कुपोषण में असमानता की दर बहुत ज्यादा है। रिपोर्ट में असमानता को कुपोषण का कारण माना गया है। इसके अनुसार दुनिया में हर 9 में से 1 व्यक्ति भूखा है, वहीं हर 3 में से 1 व्यक्ति मोटापे का सामना कर रहा है। 2012 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने पोषण के लिए 6 लक्ष्य निर्धारित किए थे। इनमें 5 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों में 40% तक स्टंटिंग को कम करना, 19 से 49 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया को 50% तक कम करना, लो बर्थ वेट में 30% की कमी करना, बच्चों में मोटापे और बढ़ते वजन को कम करना, शुरुआती 6 महीनों तक ब्रेस्ट फीडिंग को कम से कम 50% तक बढ़ाना, बच्चों में वेस्टिंग को 5% से कम रखना शामिल है। इनमें से 4 लक्ष्यों 5 साल से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग, महिलाओं में एनीमिया, बच्चों में ओवरवेट और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भारत के आंकड़े उपलब्ध हैं। रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि भारत इन चारों को ही पूरा करने में सफल नहीं हो सकेगा। बीते दिनों NBRIC यानी नेशनल बायोमेडिकल रिसोर्स इंडिजिनाइजेशन कंसोर्टियम खबरों में रहा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के तहत गठित यह संस्था एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। इसका मकसद कोविड-19 की वैक्सीन, थेरेपी, डायग्नोस्टिक्स आदि के क्षेत्र में स्वदेशी नवाचार में तेजी लाना है। यह बायोमेडिकल रिसर्च के लिए एक मेक इन इंडिया पहल है। साथ ही यह बायोमेडिकल रिसोर्सेज के उत्पादकों या निर्माताओं की पहचान भी करता है। इसके अलावा उनकी जरूरतों और क्षमताओं का आकलन करता है। यह नीति नियंताओं और निर्माताओं के बीच कड़ी के रूप में काम करता है। इसे सी कैंप यानी सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म्स के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। सी कैंप भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की ही पहल है। यह भारत में लाइफ साइंसेज के क्षेत्र में तकनीकी आधारित नवाचारों का प्रमुख केंद्र है। CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को विकसित करने की मंजूरी हाल ही में दे दी। यह प्रयोग भारत बायोटेक के नेतृत्व में कोविड-19 के लिए उपचार के तौर पर किया जाएगा। इस परियोजना को CSIR के न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव के तहत मंजूरी मिली है। इस परियोजना में अकादमिक स्तर पर नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, जबकि औद्योगिक स्तर पर प्रेडोमिक्स टेक्नोलॉजीज गुरुग्राम और भारत बायोटेक शामिल हैं। योजना का मुख्य मकसद कोविड-19 वायरस को बेअसर करने में सक्षम, अत्यधिक प्रभावी और विशिष्ट मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाना है। इस तरह की वायरस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी वायरस से जुड़कर उसे अप्रभावी बनाकर संक्रमण के प्रसार को रोक सकती है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी एक अत्यधिक प्रभावी और सुरक्षित तरीका है। आपको बता दें कि मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी चूहे की मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के एक छोटे हिस्से के साथ
मानव एंटीबॉडी को मिलाकर प्रयोगशाला में बनती है। इसमें चूहे की एंटीबॉडी वाला हिस्सा टारगेटेड एंटीजन को बांधता है, जबकि मानव एंटीबॉडी वाला हिस्सा इस मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा नष्ट होने से बचाता है। न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव भारत के R&D डोमेन में एक बड़ा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रयास है। इसमें भारत सरकार के R&D केंद्र, अकादमी और इंडस्ट्री के साथ मिलकर अत्याधुनिक तकनीकों को विकसित करते हैं। इसमें सरकार वित्त पोषण के जरिए कैटलिस्ट की तरह काम करती है। हाल ही में JNCASR के वैज्ञानिकों ने कम लागत और कम ऊर्जा खपत करने वाले फोटो डिटेक्टर को तैयार किया है। JNCASR यानी जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। यह डिटेक्टर कमजोर स्कैटर्ड लाइट का पता लगा सकता है और इस तरह यह अवांछित गतिविधियों पर नजर रख सकता है। इस डिटेक्टर का रिस्पॉन्स टाइम 40 माइक्रोसेकंड का है। इसमें अल्ट्रावायलेट से इंफ्रारेड तक व्यापक स्पेक्ट्रम को डिटेक्ट करने की क्षमता है। फोटो डिटेक्टर किसी भी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का मुख्य हिस्सा होता है। इसमें विभिन्न रेंज के प्रकाश का पता लगाया जा सकता है, इसलिए इसका उपयोग कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि बाहरी आकाश गंगा से विकिरण का पता लगाना, सुरक्षा से संबंधित अनुप्रयोगों आदि में किया जाता है। हालांकि ज्यादा लागत की वजह से आमतौर पर फोटो डिटेक्टर का उपयोग दैनिक गतिविधियों में नहीं किया जाता रहा है, लेकिन JNCASR के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया यह फोटो डिटेक्टर सरल और लागत प्रभावी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने SRS यानी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन में 2018 के लिए एकत्र किए गए आंकड़े जारी किए। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी इन आंकड़ों के मुताबिक 2018 में राष्ट्रीय जन्म दर 20 थी, वहीं मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर क्रमशः 6.2 और 32 रही। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक 48 रही, जबकि नागालैंड में सबसे कम 4 रही। इस मामले में एक खास बात बिहार के साथ देखी गई है कि यहाँ शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय आंकड़े के बराबर यानी 32 ही रही, लेकिन दूसरी तरफ सबसे ज्यादा जन्म दर के मामले में बिहार अव्वल रहा। यहाँ जन्म दर 26.2 आंकी गई, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 11.2 जन्म दर के साथ अंतिम पायदान पर रहा। मृत्यु दर के आंकड़े सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड किए गए। यहाँ मृत्यु दर 8 रही, जबकि दिल्ली में यह सबसे कम 3.3 रही। SRS की बात करें तो यह नेशनल और सब नेशनल लेवल पर शिशु मृत्यु दर, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रजनन दर और अन्य मोर्टेलिटी संकेतकों का वार्षिक अनुमान देने के लिए एक जनसांख्यिकी सर्वेक्षण है। इसकी शुरुआत 1964-65 में रजिस्ट्रार जनरल द्वारा पायलट बेसिस पर कुछ राज्यों में की गई थी। 1969-70 में इसे पूरे भारत में लागू किया गया। आपको बता दें कि जन्म दर का मतलब किसी दिए गए क्षेत्र और वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या से है, जबकि किसी दिए गए क्षेत्र और समयावधि में प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या मृत्यु दर को दर्शाती है। वहीं किसी दिए गए क्षेत्र और समयावधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 साल से कम उम्र की शिशु मृत्यु की संख्या शिशु मृत्यु दर कहलाती है। 9 मई को भारत के उदारवादी राष्ट्रवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती थी। इस मद्देनजर आइए आपको गोखले के संक्षिप्त जीवन परिचय से रूबरू कराते हैं। वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में 9 मई 1866 को जन्मे गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय इतिहास में नरम दल के प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते हैं। ग्रेजुएशन खत्म करके वे दक्कन एजुकेशन सोसाइटी पूना में सदस्य के तौर पर शामिल हुए थे। 1889 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। उन्होंने 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। साल 1905 में ही उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इसका मकसद लोगों को भारत की सेवा में समर्पित हो जाने की ट्रेनिंग देना था। 1908 में उन्होंने रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की, जहां एक तरफ वे जाति प्रथा और छुआछूत के विरोधी थे, वहीं महिला शिक्षा की वकालत की। 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों की फ्रेमिंग में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे ब्रिटिश इंपीरियल ब्यूरोक्रेसी के आलोचक और विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। उन्होंने जन प्रकाश और हितवाद जैसे अखबारों को पब्लिश किया। उन्हें महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के तौर पर भी याद किया जाता है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 3 वर्षों के लिए लगभग सभी श्रम कानूनों के दायरे से
व्यवसायों को छूट देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी। यह कदम कोविड-19 से प्रभावित इस राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश टेम्पररी एग्जम्पशन फ्रॉम सर्टेन लेबर लॉज ऑर्डिनेंस 2020 में 4 श्रम कानूनों को छोड़कर अन्य सभी श्रम कानूनों से सभी एस्टैब्लिशमेंट्स, कारखानों और व्यवसायों को 3 साल के लिए छूट देने के प्रावधान हैं। यह अध्यादेश राज्य के मौजूदा व्यवसायों और कारखानों के साथ ही नए स्थापित होने वाले व्यवसायों और कारखानों पर भी लागू होगा। अध्यादेश के मुताबिक भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम 1996, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 और मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 की धारा 5 अभी भी राज्य पर लागू रहेगी। इसके अलावा श्रम कानूनों में बच्चों और महिलाओं से संबंधित प्रावधान अभी भी जारी रहेंगे। दूसरी तरफ कई महत्वपूर्ण श्रम कानून जैसे कि औद्योगिक विवादों के निपटान, श्रमिकों के स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ट्रेड यूनियन, अनुबंध श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों से संबंधित कानून आदि निष्प्रभावी हो जाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtias.com पर। साथ ही दृष्टि आयास के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। भारतीय थल सेना ने पहली बार सेना में 3 वर्षीय टूर ऑफ ड्यूटी या 3 ईयर शॉर्ट सर्विस की योजना को प्रस्तावित किया है। शुरुआत में अधिकारियों और अन्य रैंकों के लिए सीमित संख्या में वैकेंसी का विचार है, जिसे बाद में बढ़ाया जा सकता है। दरअसल इस योजना से सेना में वेतन और पेंशन पर होने वाले व्यय में काफी कमी आ सकती है और इस बची राशि का इस्तेमाल सेना के आधुनिकीकरण के लिए किया जा सकता है। सेना का मानना है कि यह स्वैच्छिक होगा, साथ ही चयन के मापदंडों में कोई कमी नहीं होगी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च देश के कुछ जिलों में हाउसहोल्ड लेवल पर 24,000 वयस्कों का एंटीबॉडी परीक्षण कर रहा है। इससे लोगों में कोविड-19 के संक्रमण की व्यापकता का अनुमान लगाया जा सकेगा। यह परीक्षण आमतौर पर संक्रमण के 10 से 14 दिन बाद दिखाई देने वाली IgG एंटीबॉडी की उपस्थिति को चेक करेगा। IgG यानी इम्यूनोग्लोबुलिन G एंटीबॉडी शरीर को संक्रमण से बचाती है। बीते दिनों बैंकों ने सरकार के सामने फिर से बैड बैंक बनाने का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव लॉकडाउन की वजह से बैंकों के बढ़ते NPA को देखते हुए रखा गया है। दरअसल इंडियन बैंक एसोसिएशन ने 2 साल पहले ही बैड बैंक का प्रस्ताव सुझाया था। यह एक सरकारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगी जिसका मुख्य उद्देश्य पब्लिक सेक्टर बैंक्स के स्ट्रेस्ड एसेट्स का शीघ्र निपटान होगा। हालांकि वित्त मंत्रालय का मानना है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स अच्छी तरह कैपिटलाइज्ड हैं और साथ में बहुत सी प्राइवेट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां बाजार में पहले से हैं। ऐसी स्थिति में अभी बैड बैंक की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही। हाल ही में CBDT ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 6 के अंतर्गत आने वाले रेसिडेंसी रूल्स में लॉकडाउन की वजह से कुछ बदलाव को लेकर टेम्पररी सर्कुलर जारी किया। इसके मुताबिक अभी के लिए भारत में किसी व्यक्ति के रुकने की अवधि की गणना लॉकडाउन के दिनों को हटाकर की जाएगी। यानी कि वर्ष 2019-20 के लिए 22 से 31 मार्च की अवधि की गणना नहीं की जाएगी और वर्ष 2020-21 के लिए अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा शुरू होने तक के दिनों की गणना नहीं की जाएगी। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को लॉकडाउन से पहले क्वारंटीन किया गया हो तो उसके क्वारंटीन और लॉकडाउन के बीच के दिनों को भी रेसिडेंसी दिनों में नहीं जोड़ा जाएगा। दरअसल आयकर अधिनियम 1961 की धारा 6 में किसी व्यक्ति के निवास से संबंधित प्रावधान है। इसके हिसाब से व्यक्ति द्वारा 1 वर्ष के दौरान भारत में रहने की अवधि के आधार पर उसका भारत में निवासी होना या अनिवासी होना तय होता है और इसी आधार पर व्यक्ति के ऊपर कर लगाया जाता है। हाल ही में ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अनौपचारिक श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए 4 स्तरीय रणनीति की रूपरेखा तैयार की है। इसमें स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना, सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा का निर्माण, उद्योग की रिकवरी का समर्थन और औपचारिक कार्यबल में परिवर्तन की सुविधा शामिल है। ILO का अनुमान है कि दुनिया भर में लॉकडाउन के कारण करीब 2 बिलियन अनौपचारिक श्रमिकों की गरीबी और सुभेद्यता बढ़ेगी।
IMD यानी भारत मौसम विभाग ने पाक अधिकृत कश्मीर के लिए भी मौसम जानकारी का प्रसारण शुरू कर दिया है। इसके अंतर्गत गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के क्षेत्रों के लिए मौसम पूर्वानुमान दिया गया। हालांकि मौसम पूर्वानुमान के दौरान इन क्षेत्रों को पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत रखकर ही बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक इसे क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन में भी दिखाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि IMD को विश्व मौसम विज्ञान विभाग ने क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के रूप में नामित किया है। IMD पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और भूटान को मौसम पूर्वानुमान द्वारा गंभीर मौसम चेतावनी देता है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने गांधी शांति पुरस्कार के लिए नामांकन की अवधि 30 अप्रैल से बढ़ाकर 15 जून कर दी है। गांधी शांति पुरस्कार अहिंसा के जरिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1995 से की गई। यह वार्षिक पुरस्कार व्यक्तियों, संघों, संस्थानों या संगठनों को दिया जा सकता है। पुरस्कार के लिए नामांकन राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ या लैंगिक भेदभाव किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला है। आमतौर पर नामांकन से पहले 10 वर्षों के दौरान किए गए योगदान पर विचार किया जाता है। इसके विजेता का चयन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक हाई लेवल कमेटी करती है। हाल ही में पाकिस्तान ने यह दावा किया है कि चिनाब नदी में पानी की मात्रा में काफी कमी आई है। इस बारे में पाकिस्तान के इंडस कमिश्नर ने भारत के इंडस कमिश्नर को लिखित सूचना दी। हालांकि भारत ने इस दावे को बेबुनियाद बताया है। आपको बता दें कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए इंडस वाटर ट्रीटी के तहत परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया था। इस ट्रीटी से जुड़े मुद्दों के लिए दोनों देशों के इंडस कमिश्नर अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ट्रीटी में यह प्रावधान है कि दोनों इंडस कमिश्नर साल में कम से कम एक बार अवश्य मिलें। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में 4G सेवाओं को फिर से शुरू करने की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट का मानना है कि जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों के मद्देनजर वहां मानवाधिकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता के मध्य संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। साथ ही कोर्ट ने केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष समिति के गठन का आदेश दिया, जो क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट को 2G तक सीमित करने की लगातार आवश्यकता के कारणों की जांच करेगी। हाल ही में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किए गए अध्ययन के मुताबिक साल फॉरेस्ट टॉर्टॉइज की लगभग 90% आबादी प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क यानी PAN से बाहर रहती है। साल फॉरेस्ट टॉर्टॉइज भारत में पूर्वी तथा उत्तरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनको IUCN की रेड डेटा लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। इनका शिकार मुख्य रूप से भोजन, डेकोरेटिव मास्क और अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव व्यापार के लिए किया जाता है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि CAPF यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की सभी कैंटीन केवल स्वदेशी यानी स्थानीय या भारत में बने उत्पादों की बिक्री करेंगी। यह आदेश 1 जून से लागू होगा। गौरतलब है कि CAPF में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और असम राइफल्स जैसे बल शामिल हैं। केंद्रीय बल अपने कर्मियों और उनके परिवारों के लिए कैंटीन चलाते हैं, जहां उत्पाद रियायती दरों पर उपलब्ध होते हैं। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।